हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एनसीईआरटी से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीईआरटी कितनी ज़रूरी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आज सब कुछ क्लियर करते हैं। आज की वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं यूपीएससी सिलेबस को लेकर, एनसीईआरटी को लेकर, बुक्स को लेकर। तो आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड मैंने एक और वीडियो डाली है कि हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो। अगर जो बिगिनर्स हैं वो यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसे किस तरह करनी चाहिए, मैंने उन पे एक डिटेल में वीडियो बनाई। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आता है सवाल, एनसीईआरटी क्यों जरूरी। देखिए, एनसीईआरटी को यूपीएससी का फाउंडेशन कहा जाता है क्योंकि ये बुक इजी लैंग्वेज में होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करती है और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं और मेंस दोनों में। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तभी आप आगे की टफ बुक समझ पाओगे। सेकेंड है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखिए, सारी एनसीईआरटीज आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक है जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं अपना बताऊं तो मैंने ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज पढ़ी थी। क्योंकि अगर आप 6 से 12 की अगर आप सारी एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी के लिए, तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटी के लिए आप 9 से 12 तक की आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है। हिस्ट्री के लिए बताऊं तो 9 से 12 तक की आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। एंड साइंस के लिए बोलूँ तो और हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी रीड कीजिएगा ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आप मुझे नोट्स बनाने चाहिए इसके, या फिर ऐसे ही पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स को अगर आप देखिएगा एंड या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन ऑलरेडी 2-3 साल से कर रहे हैं, अगर आप उनसे मतलब की ओपिनियन मांगी तो वो भी बोलेंगे कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन कोई क्लियर नहीं बताता कि एनसीईआरटी आपको मतलब कैसे पढ़नी चाहिए, क्या उसके नोट्स बनाने चाहिए, कि क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि एनसीईआरटी आपकी बेसिक। तो एनसीईआरटी मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने 2023 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तब मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है। किसी ने कहा था कि नहीं, एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ जरूरी है। लेकिन फिर मैंने मतलब बहुत सारे एनालिसिस किए, समझा, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, एनसीईआरटी को आप एक से दो बार थ्रूली पढ़ लो। अगर अगर आपको फर्स्ट टाइम रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपना बताती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम कैसे रीड किया था। मैंने यूट्यूब से एनालिसिस देखे थे। मैं फर्स्ट टाइम ओनली एनसीईआरटी का मैं सिर्फ एनालिसिस यूट्यूब से देखा और समझा। जब सेकेंड टाइम मैंने खुद से पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छे से मतलब समझ आ गया था। फिर मुझे आगे दिक्कत नहीं हुई थी। अब आता है कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर न्यू वाली जो भी एनसीईआरटी वो पढ़नी चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट इस बात से भी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं क्लियर करती हूँ कि आपको हिस्ट्री के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 6, 7, 8 ओल्ड एनसीईआरटी इफ पॉसिबल। क्लास 11 के लिए थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। एंड क्लास 12 के मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ पढ़ना ही चाहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एक्सपेक्टम्स जरूर पढ़िए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो क्लास 9, 10 बेसिक्स के लिए आप पढ़ सकते हैं। साइंस की एनसीईआरटी आप सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, 6 to 10, बस ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ओनली मतलब ऊपर पढ़ना है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े। फर्स्ट टाइम आप सिर्फ समझने के लिए पढ़िए, अंडरलाइन करें जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगता हो। सेकेंड टाइम जब आप पढ़े तब आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और हाँ, शॉर्ट नोट्स आपको हर एक चीज़ के नहीं बनाने, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता हो। और इम्पोर्टेंट कैसे लगेगा, ये हमें कैसे समझ आएगा, वो हमें समझ आएगा। पीवाईक्यू का एनालिसिस आप ज़रूर कीजिए। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि आपको एनसीईआरटी पे जब आप सेकेंड टाइम रीड करें और जो आपको शॉर्ट मतलब जो आपको इम्पोर्टेंट मॉडल लगे, आप उसका शॉर्ट नोट्स बना दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पीवाईक्यूज डेली एनालिसिस करना होगा। आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप उस जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यूज आप देखते चलिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट के आप कीवर्ड्स याद रखो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जीडीपी। पीवाईक्यू जरूर देखिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी जिसे मैंने खुद भी फॉलो किया है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कि जब आप क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ें तो आप
जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार एनालिसिस ज़रूर देखें। एनालिसिस देखने से क्या होगा कि आपको ना बहुत अच्छी समझ आ जाएगा, क्योंकि सर लोग जो पढ़ाते हैं ना, उनके पढ़ाने का तरीका हर एक चीज़ अलग होता है। जब वो समझाते हैं तो हमें बहुत अच्छी समझ आ जाता है, फिर हम पढ़ते हैं तो वो डबल समझ आ जाता है, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। अब एक दिन में हम 2 एनसीईआरटीज़ पढ़ें, जैसे कि हम ज्योग्राफी एनसीईआरटीज़ पढ़े तो इसके साथ हमको पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो इससे क्या होगा आपका। अब आता है कि हमें कितनी बार रिवाइज़ करनी चाहिए। कम से कम 2 बार पूरा रिवाइज़ करें। और प्रीलिम से 2-3 पहले आपने जो नोट्स बनाया है, आप सिर्फ उसका रिवाइज करें। याद रखें, यूपीएससी में एक बार पढ़ना या एक बार रिवाइज करना ये नहीं है। यूपीएससी में बार-बार पढ़ना एक ही टॉपिक को, उसे समझना, उसे रिवाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिविज़न हमारे लिए वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम जो भी पढ़ा है उसे भूलें ना। तो मुझे लगता है कि आपने हर 20 डेज़ में आपको रिविज़न करना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है उसका एक वीकली बेस्ड पे या 10 डेज़ पे आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। मैं अपना बताऊँ तो मैं यही कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं होता था, मतलब उसके बाद धीरे-धीरे करके मुझे हर एक चीज़ समझने में ऑनेस्टली बोलूँ मुझे 1 साल लग गए। एटलीस्ट मेरे सिलेबस को समझने में भी 1 साल लगे। और बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि सिलेबस को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं और वो याद नहीं कर पाते, ये भी एक सच। यूपीएससी का सिलेबस मतलब मुझे लगता है आधे से ज़्यादा एस्पेक्ट को कहीं याद होगा, फिर आधे को नहीं याद होगा। मतलब ये हकीकत है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम यूपीएससी का सिलेबस मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपको यूपीएससी का सिलेबस याद नहीं है तो प्लीज़ पहले आप यूपीएससी का सिलेबस याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊँ, जिसको मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ये बता सकती हूँ कि आपको सिलेबस किस तरह याद करनी चाहिए कि आप कभी नहीं भूल पाए। जिस ट्रिक से मैंने ये सिलेबस याद किया है, मुझे भी पहले नहीं याद था, लेकिन उस ट्रिक को यूज़ करने के बाद मतलब सिलेबस बहुत अच्छे से याद हो गया। मैं वही ट्रिक आपसे साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपको वो ट्रिक यूज़ करने के बाद आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सो यही थी मेरी एनसीईआरटी की स्ट्रैटेजी जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं, आप ये ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।